जय भीम, जय हिंद। स्वागत है आपका चुनावी विश्लेषण में। जी हाँ, पिछले चुनावी विश्लेषण के एपिसोड में हमने आपसे वादा किया था ना, हम दलित चिंतन पर बात करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? बीएसपी पे बात नहीं कर रहे? बीएसपी पे कैसे बात करें आप बताइए। खुद ही बीएसपी की ऑडियो वीडियो लगातार वायरल होती रही और मैंने बड़ी कोशिश करी देवव्रत त्यागी से बात करने की, लेकिन शायद वो बिजी हैं अपने पर्सनल शेड्यूल में। तो फिर दलित चिंतन पे तो बात होनी है, क्योंकि दलित वोटों को लेकर दावा है, दोनों तरफ से दावा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी दावा कर रहे हैं और बीजेपी तो दावा कर रही है, क्योंकि 2014-2019 में उन्हीं दलित वोटों के बल पर राजनीति में हलचल मचा दी थी बीजेपी ने। तो इस बार दलित चिंतक प्रोफेसर सतीश प्रकाश। मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है, मेरे लिए सबसे पवित्र किताब अगर कोई है तो वो कहीं ना कहीं संविधान है, और अगर कोई शख्सियत है तो वो बाबा साहब हैं, और एजुकेशन मेरे जीवन में सबसे बड़ा लाभकारी बना। तो प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं और प्रोफेसर सतीश प्रकाश से हमने बातचीत करी। बातचीत हमने चुनावी रणनीति के तहत की थी, चुनावी विश्लेषण के तहत की थी, और चुनावी विश्लेषण निष्पक्ष रूप से हम तो करते ही करते हैं, लेकिन इस चुनावी विश्लेषण में दलित चिंतन किस स्तर पर पहुंचा है ये आप देखिए। और हर उस दलित युवा को, मैं दलित युवा ब्रैकेट में रख रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर उस युवा को जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा में शामिल होता है, कब से 18 साल की उम्र से लेकर 26 और 28 तक, उसे ये जरूर देखना चाहिए। झंडा आप उठा रहे हैं, लेकिन झंडे का केवल डंडा ही आपके हाथ में ना रह जाए, ये इस इंटरव्यू से पता चलेगा। जिस साफा गोई से सतीश प्रकाश ने दलित चिंतन पर बात की है, तो उस व्यवस्था पर जरूर उंगली उठती है जिस व्यवस्था को लेकर हमेशा गांधी जी, अंबेडकर चिंतित रहते थे। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत शिक्षा की जिन लोगों को है, उन्हीं को वंचित किया जाता है। जिनको सबसे ज्यादा सुविधाओं की जरूरत है, उन्हीं को उन सुविधाओं से वंचित किया जाता है। आजादी के 70 साल से ज्यादा ऊपर हो गए, हालात बदले जरूर हैं, लेकिन हालात बदले नहीं हैं। आइए ये एक क्रांतिकारी इंटरव्यू सुनते हैं सतीश प्रकाश के साथ। निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण, और निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण करते वक्त मुझे अंबेडकर जी की एक बात हमेशा याद रहती है। हमेशा मैं उसको अपने शो में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, और वो ये है, पढ़ो, संगठित रहो, एक रहो और आगे बढ़ो। और जब अंबेडकर जी की बात करते हैं तो दलित चिंतन की बात होती है, और जब दलित चिंतन की बात होती है तो पूरी यूपी में अगर वेस्टर्न यूपी से सेलेक्टेड नाम हमको लेने हो, तो उसमें आप हमारे साथ, सतीश प्रकाश जी हमारे साथ बैठते हैं। राष्ट्रीय चैनल पर आप देखते रहते हैं, दलित चिंतन को लेकर बड़ा काम है, लेकिन दलित चिंतन से अलग फिजिक्स से बीएससी एमएससी कर कर अब मेरठ कॉलेज में बच्चों को पढ़ाकर संगठित कर कर आगे भी बढ़ा रहे हैं। डबल रोल में है, एक तरफ दलित चिंतक और दूसरी तरफ प्रोफेसर। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सिटी हलचल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। लंबा पीरियड हो गया जी सर, आप जैसे लोगों को हम सिटी हलचल पर इसलिए लेकर आना चाहते हैं जिससे लोग आपसे प्रेरणा लें, राजनीति भी करें, पढ़ें भी और आगे भी बढ़ें। नहीं, देखिए, मैं बड़े लंबे समय से आपके जो चैनल्स में अगर मेरठ की खबर आपको चाहिए और कल के अखबार से पहले चाहिए, तो निश्चित रूप से शाम को कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान रहता है कि आज सिटी हलचल की क्या खबर है। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा है, आपका मेहनत है। जी सर। सर, दलित चिंतन से शुरू करते हैं। 2024 में दलितों को लेकर क्या सोच है आपकी? दलित मुद्दे में आए, पहली 3-4 चीजों में दलित कहीं केंद्र में नजर आया इस चुनाव में आपको? नहीं, देखिए, मैंने एक बात देखी है कि एक बात हम कहते भी हैं तमाम मंचों से, चाहे वो सामाजिक मंच हो या पॉलिटिकल मंच हो या आपके मीडिया के जो संचार हो, ये मैंने बहुत पहले से और तमाम लोगों ने ये बात कही कि धर्म की राजनीति को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे करें। और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की धर्म की की जो उसकी जो राजनीति थी, उसको बाकायदा लोगों ने, क्योंकि दलित एजेंडे में हमेशा ही रहा सामाजिक न्याय लेकिन कांग्रेस देखेंगे, समाजवादी पार्टी देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी तो ऑलरेडी पहले से है,
पूरे देश में बीजेपी से लड़ने का लोगों ने एक ही रास्ता ढूंढा, कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात करना। चाहे वो कांग्रेस का मंच देखें, समाजवादी देखें, तमाम लोग बाग पूरे देश में देखेंगे, अलग अलग दल देखेंगे, क्षेत्रीय दल देखेंगे, तो निश्चित रूप से ये दलित मूवमेंट की विजय भी है कि चलिए सत्ता में ना सही, लेकिन जब सत्ता से दूर हैं, कम से कम वो दलित एजेंडे की बात कर रहे हैं, दलित मूवमेंट की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण बचाने की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि कल जब वो सत्ता में थे, वो जिन मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं वो मुखर नहीं थे। जातीय जनगणना की बात अगर आप देखेंगे, जातीय जनगणना को जब से मैंने दलित राजनीति को समझा है, 20-25 साल मुझे भी हो गए, मैं तमाम सामाजिक मंचों पे आज से आप लोग कहना शुरू करें, वो तब से ही कह रहे हैं। 1932 के बाद में जो जातीय जनगणना के आंकड़े, तमाम दलित मूवमेंट पहले दिन से ये मांग कर रहा है कि भारत में जातीय जनगणना हो। जातीय जनगणना इसलिए हो कि जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और हर व्यक्ति का एक राइट है कि समाज की जो व्यवस्था में है उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं दलित मूवमेंट का इस बार के 2024 में आप देखेंगे कि ये उसकी ताकत है और ये उसकी विजय भी है। मेरठ के और आसपास के लोकल चुनाव पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले 2014 और 19 में लेकर चल रहा हूँ। 19 में बीएसपी और सपा का बढ़िया गठबंधन था, सीट भी बहुत अच्छी आई थी बीएसपी की उम्मीदों से ज़्यादा, लेकिन दलितों का जो ये विचार विमर्श है ना, ये कहीं पीछे छूट गया 2014 और 19 में। और 24 में भी यही कोशिश थी कि राम मंदिर के चक्कर में वो राम जो शबरी के यहाँ जाकर बेर खाते हैं, उस शबरी को पीछे कर दिया जाए, राम को आगे कर दिया जाए। क्या सोचते हैं इसके? नहीं, देखिए, पुराने राम के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन बीजेपी का जो आधुनिक राम है, उन्होंने मेरठ में चुनाव लड़ा, और आधुनिक राम भी संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान बदलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस देश के दलित जो हैं, जिनको जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जिनके दम पर वो इस देश की व्यवस्था में शामिल हुआ। कल सबरी के राम ने अगर सबरी के भूख में बेर भी खाए होंगे, लेकिन अगर आधुनिक राम को देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि पुराने राम में भी वही चीज़ें हैं और नए राम में भी ये चीज़ें हैं। तो ये तो देखिए, राजनीति रूप से देखेंगे, मैं किसी ये मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं। और संविधान की प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है, प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी होगी कि देश में जो वैज्ञानिक सोच है उसको आगे बढ़ावें। और वैज्ञानिक सोच में आप उसमें भगवान ढूंढने या भगवान नहीं ढूंढने, मेरा मानना यह है कि आप कल की बातें हम बहुत आगे बढ़ चुके और अब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो 14 और 19 में ये दलित विचार विमर्श पीछे हट गया था। नहीं, सुनिए, देखिए, एक बात आप ध्यान रखेंगे, मैं इस बात को एज ए दलित, और ये मुझे गर्व भी है, ये फक्र भी है, मैं दलित मूवमेंट को जो देखता हूँ, मैं मानता हूं कि दलितों के पास वो बेहतर साधन नहीं हो सकते, उनके बेहतर मकान नहीं हो सकते। चलिए, चूंकि साधन कम है तो हो सकता है कि बेहतर उनके पास एजुकेशन ना हो या उनको बेहतर अवसर ना मिलो, लेकिन दलित मूवमेंट को अगर हम देखते हैं तो दलित मूवमेंट की ताकत रोज बढ़ती है। इस देश में नहीं, पूरी दुनिया के जो विचार रहे, चाहे मार्क्स से लेकर के आप फांसीवाद जाए, कोई भी, चाहे वो धार्मिक विचार है, विपरीत परिस्थितियों में तमाम जो विचारों ने दम तोड़ा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक विचारधारा है। उस विचारधारा में रोज परिवर्तन आता है, रोज वृद्धि होती है, रोज फॉलोवर बढ़ते हैं, और बाबा साहब को मानने वालों की संख्या सिर्फ भारत में नहीं है, अब तो पूरी दुनिया के तमाम लोग ये कहते हैं। लेकिन चुनाव में क्यों नहीं छाता ये मुद्दा? यही मैं देख रहा हूँ, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर है। आप भी खुद देखिए, मैं फिर ये प्रश्न कर रहा हूँ, 14 में मायावती जी के लिए कुछ नहीं था, 19 में उन्हें दलित चिंतन को जिंदा रखने के लिए समाजवादियों से हाथ मिलाना पड़ा, और इस बार तो वो बिल्कुल ही अलग पेमेंट पे है। आपके विचार बिल्कुल अच्छे हैं, पढ़ोगे, लिखोगे, तार्किक तरीके से सोचोगे, अलग बात है, और रोज दलित चिंतन नई करवट लेता है, अपने आप को इम्प्रोवाइज करता है, नए विचारों के साथ आता है, लेकिन फिर भी क्यों अकेले आज मायावती खड़ी हैं? नहीं, विशुद्ध राजनीतिक सवाल। देखिए, सामाजिक और पॉलिटिकल दोनों चीजें अलग हैं, दोनों को, और दोनों बिल्कुल पास पास हैं। कभी भी सामाजिक मूवमेंट को पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर मिक्स मत करो, और पॉलिटिकल मूवमेंट को सामाजिक मूवमेंट के अंदर मिक्स मत करो, ये गलती दोनों अलग। नहीं, देखिए, मैं मायावती जी की बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझसे दलित मूवमेंट की बात कर रहे हैं। सामाजिकता की कच्ची सड़क पर
राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती। जो चलाएगा ये शब्द सिर्फ दलितों के नहीं है, ये पिछड़ों के लिए भी है। यहाँ पे एक पॉलिटिशियन बोल रहा है, दलित चिंतक नहीं बोल रहा है। नहीं, यहाँ पॉलिटिशियन, मैं आपको बताऊं, देखो सर, जी, जी, मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि पिछले उत्तर प्रदेश के 4 मुख्यमंत्रियों में आप सबसे ऊपर किसको रखेंगे, तो मैं, आप बैठे हैं, आपके मुंह को देख के नहीं कह रहा हूं, सबसे ऊपर मायावती। क्योंकि मायावती जी ने उस दलित को बोलने का हक दिया जो दलित किसी के घेर में एंट्री नहीं कर पाता था, अपनी बात नहीं कह पाता था। सामाजिक रास्ते से, सामाजिक सड़क पर चलकर उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा करा। मानेंगे? नहीं, देखिए, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि, लेकिन इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं कि अगर बेरोजगारी की बात करेंगे, इसी उत्तर प्रदेश में लगभग 10.5 लाख लोगों को, 10.5 लाख रोजगार की बात करना एक बात है, लेकिन 10.5 लाख लोगों को रोजगार दे देना, अपने टाइम पे ज्वाइन करा देना, बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी पेपर आउट के, एक कोई सोच सकता था कि एक लाख कर्मचारी, 1,10,000 सफाई कर्मचारी पहली बार देश में भर्ती हो रहे थे ग्रामीण व्यवस्था को साफ सफाई के लिए। ये बहन जी का काम था। पहली बार भारत में आरसीसी की सड़कें किसी भी स्टेट में 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर है। सुरक्षा की बात है, तमाम व्यवस्थाओं की बात है, तमाम, देखिए, हम लड़ते आए थे एक व्यवस्था के खिलाफ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दलितों का मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मूवमेंट भी है, उद्गम उसका कहीं ना कहीं उस व्यवस्था के खिलाफ ही हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि देखिए, हेट एंड फेयर, 2 व्यवस्थाएं होती है, हेट एंड फेयर। पूरा दुनिया की जो सारे के सारे पॉलिटिकल मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं हेट एंड फेयर के ऊपर आधारित होते हैं। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक नफरत का माहौल किया, अंग्रेजों ने जब यहाँ भारत में आए, इवन आप अगर गांधी जी को देखेंगे, अहिंसक आंदोलन है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल पैदा किया। बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब का जो मूवमेंट है, दलितों का जो मूवमेंट है, वो लव एंड कोऑपरेशन पे है। अगर आप बाबा साहब की बात देखेंगे कि बाबा साहब ने तमाम जीवन लोगों का तिरस्कार झेला, व्यवस्थाओं को झेला, लेकिन जब उनको इस देश की व्यवस्था संभालने का मौका मिला और इस देश में लोगों के संवैधानिक अधिकारों की बात करी, तब उनके मन में कहीं भी ये विचार नहीं है कि ये फला जाति है, फलां धर्म के लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने सबके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बाकायदा सुरक्षित किए। और यही 1947 के बाद भारत की जीत है। जी, जी, कि ये भारत ने ये फर्क नहीं करा, जो सदियों से सामंतवादी और ब्राह्मणवादी जो सोच चल रही थी, वो फर्क ना कर उस दलित को एक मौका दिया जिसने दर्द जमीन पर सहा। लेकिन इस 2024 के चुनाव में मेरा प्रश्न आप बार बार सामाजिक और राजनीतिक पे ले आते हैं। 2024 में मायावती जी अलग क्यों खड़ी हैं? इतनी बड़ी चिंता, इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी जरूरत। देखिए, एक बात आपको मान के चले कि राजनीति में सफल हो जाना ही सब कुछ नहीं होता, राजनीति उसके पीछे भी होती है। हालांकि सफलता के आंकड़ों पे आप बात करेंगे, लेकिन इसमें एक बात मानकर चलेंगे कि आज अगर बीजेपी अगर इस चुनाव से 2 महीने पहले, जब तक बहुजन समाज पार्टी का पूर्ण रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से बहुजन समाज पार्टी सक्रिय नहीं है, पूरे देश में जो बीजेपी कह रही है 400 सीटें, आज जी आज बीजेपी कहीं ना कहीं बहुमत की लड़ाई लड़ रही है। ये मान लीजिए, तमाम 400 से कम, 272 आप 272 का जो आंकड़ा है, बीजेपी को उसको टच करने में भी पसीना पसीना हो रहा है। उसके पीछे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना, उम्मीदों का चयन, पूरी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट किया। बहुजन समाज पार्टी ने कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर से खुद ना खुद वोट उठाए। हाँ, हो सकता है, अब आप ये पूछ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सक्सेसफुल है या नहीं है, उसके उम्मीदवार जीतते हैं नहीं जीतते हैं, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने वो माहौल को उस तरीके से समझा नहीं पाए। अगर आप सोचते, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप किसी भी सीट के ऊपर देखेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिना दलित कॉम्बिनेशन के आप कोई भी सीट नहीं जीत सकते। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप अगर प्रथम और द्वितीय चरणों की सीटों की बात करेंगे तो वहां पे जो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है वो 47 से लेकर के 58% के आसपास बैठता है। अगर ये दोनों मिलेंगे नहीं, तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। मेरठ में हरा रहे हैं बीजेपी को? नहीं, देखिए, एक बात आप मान के चलिए कि मेरठ का चुनाव थोड़ा डिफरेंट है। मेरठ के चुनाव में डिफरेंट इसलिए है कि देखिए, जाति तोड़ती है लेकिन जाति जोड़ती भी है, ये भी जाति का दुर्भाग्य है।
कि जाति कहीं ना कहीं ये सच है कि मेरठ में मैं आपको रोक जी, रहा हूँ। जी। आपने तो बीजेपी के नेताओं को फेल कर दिया, आपने कांग्रेस के नेताओं को फेल कर दिया। जिस तरीके से खूबसूरती से अपनी बात भी कह रहे हो आप और बचते भी जा रहे हो आप बीजेपी के दो, मेरा सीधा सा सवाल, क्या बीजेपी के लिए लड़ाई आसान है? नहीं, बीजेपी के लिए लड़ाई आसान नहीं है, बिल्कुल जैसे नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं हम क्लियर जीते पड़े हैं। या मेरठ में हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए सुनिए, मैं ठीक है एक सवाल राजनीति में एक देखिए सवाल जी जी बीएसपी योगेश के पास गए, बीएसपी का वर्कर, या बीएसपी का वर्कर गया त्यागी जी के पास? नहीं आपको देखिए, क्या सोचते हैं? देखिए मैं सतीश जी से पूछ रहा हूँ, सतीश प्रकाश जी से पूछ रहा हूँ, देखिए, दलित चिंतक से नहीं, पूछ रहा हूँ। आप मेरी एक बात को मान लीजिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बहुजन समाज पार्टी के पास जो कार्यकर्ता है, जो उसके पास बामसेब की टीम है, जो इतने लगनशील, उसका कार्यकर्ता बहुत रिफाइंड है, वो धूप में खड़ा रहेगा, उसको आप खरीद नहीं सकते, उसकी व्यवस्था में नहीं कर सकते। और वो बिना देखिए 2012 से आप सत्ता में नहीं है, 2012 से लेकर के 22 तक आपका कार्यकर्ता भूखा नंगा आपके साथ खड़ा है, 24 तक खड़ा है, 24 तक भी खड़ा है, अभी भी खड़ा है और फर्मली खड़ा है। देखिए मेरठ का जो चुनाव है उसमें थोड़ा सा आप एक बात मान के चले, मैंने वही कहा था कि जाति अगर तोड़ती है तो जाति कहीं ना कहीं जोड़ती भी है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो है वो निश्चित रूप से बढ़िया चुनाव लड़े, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जैसे बार बार चुनाव लड़ा, ऐसा लगता है कि अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश में शायद बीजेपी से चुनाव न लड़ करके उनका चुनाव कहीं ना कहीं बीएसपी को लड़ाना था, बीएसपी को हराना था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पिछली बार 48% वोट लेकर के भी वो तथाकथित किसी भी तरीके से उसको हराएगा। ये बहुत पहले से बीएसपी की सीट है। हो सकता है कि जो जाटव कम्युनिटी का या दलित कम्युनिटी का व्यक्ति आने से, चूंकि जातीय एक सजातीय प्रेम भी होता है, और सजातीय प्रेम ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं लोगों का एक जुड़ाव हो सकता है, लोगों को कहीं ये भी एक मैसेज हो सकता है कि उनको लग सकता है कि ये सामान्य सीट है, और भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत कम मौके हैं। आपने फिजिक्स क्यों सब्जेक्ट ले लिया, पॉलिटिकल साइंस? नहीं, आप एक कितनी अच्छी तरीके से आप देखिए, एक बात सुनिए, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी ने ये टिकट चेंज किया है, निश्चित रूप से सजातीय लोगों का एक जुड़ाव हुआ। और दूसरी बात एक बड़ी घटना और हो रही है, सामान्य सीटों पर आम तौर पर दलितों का लड़ना मना है, गुनाह है। ये घटना चूंकि पहली बार हो रही थी, इस घटना से एक मैसेज भी हो सकता है दलित को ऐसा लगता हो कि भविष्य में अगर यहाँ ये कुछ सीट ऐसे हो सकती है, या ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, या कोई अगर वो जीत सकता है, तो हो सकता है कि भविष्य में यहाँ दक्षिण सीट से कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी की भविष्य का चुनाव है। तो ये चूंकि भविष्य का चुनाव था, इसको आप आज का चुनाव ना मान के चले। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तीनों लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी ने बहुत बेहतर चुनाव लड़ा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और निश्चित रूप से बीजेपी का एक बड़ा सिस्टम जो चूंकि आपको वहां करोड़ों की पार्टी है, बड़ी व्यवस्था, बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कहीं ना कहीं, ये सच है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन उम्मीदवारों के चयन की वजह से ही पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर एक खौफ का माहौल है। उसको लगता है कि हार और जीत क्या होती है। आज आप और मैं बैठ करके किसी भी सीट के ऊपर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि फला दल फला सीट जीत लेगा। कोई कितना भी बड़ा एनालिसिस करना हो, आप राजनीति में परसेप्शन निकालते हैं, परसेप्शन आप डायरेक्टली तब निकाल सकते हैं जब आपको डायरेक्ट फ्लो, आपको दोनों चढ़ने में नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी सीट के ऊपर जाकर के आज आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये सीट फला दल जीत जाएगा। और ये शायद ये जो मौका हमको दिया है, ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। बिल्कुल सही। मेरी तो सोच ये है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और मायावती बहन जी के हाथ मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं। आप क्या सोचते हो? क्योंकि जो टिकटों का बंटवारा किया है, वो टिकटों का बंटवारा 2019 की पृष्ठभूमि पर करा है। क्योंकि 2019 के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना देखें तो वो राहुल गांधी की हार थी अमेठी से, और उसमें बीएसपी खड़ी नहीं हुई थी, सपा के साथ थी। तो जो दलित वोट था वो बीजेपी की तरफ चला गया था। क्या वहीं से होमवर्क तो नहीं किया कि अब कि हम अलग खड़े होंगे, बीजेपी को इस तरीके से काम करेंगे? क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं कि जहां तक मैंने दलित मूवमेंट को देखा है, अभी लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन से दलित कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं दलित एक्टिविस्ट हूं, लेकिन चीज़ों को हमको जानना चाहिए। इस देश में 80 के दशक में, आज भी भारत सरकार ये कह रही है कि तमाम लोगों को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, तमाम अपील होती है ना, लेकिन 80 के दशक में दलित को ये मालूम है कि वोट का जो राइट
उसके जीवन में राइट ये तय करता है कि उसका संवैधानिक अधिकारों को तय करता है, सरकार में हिस्सेदारी तय करता है। 80 के दशक में कोई भी जातीय समूह, सिर्फ दलितों को छोड़ करके, क्योंकि दलित ही लड़ रहा था बूथ के ऊपर जा करके, अपनी वोट डालने के लिए, अपनी वोट बचाने के लिए, अपनी पसंद के आदमी को वोट डालने के लिए, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में रहते हैं, ये जातीय उन्माद पनपता था। और इसलिए कांग्रेस की जीत थी। और किससे पनपता था? किससे पनपता था? कि जिसके खेत में जाके काम करता था, जहां से उसको अनाज मिलता था, जहां से उसको रोटी मिलती थी, उन्हीं लोगों से जाकर के लड़ता था। तो एक दलित व्यक्ति जिससे उसका रोजी रोटी चल रही है, जब वोट का राइट्स वो उससे मांग सकता है, तो 5 किलो पे तो वो वोट नहीं दे सकता। ऐसा नहीं हो सकता। बदनाम करने की ये कहीं ना देखिए, ये एक बदनाम करने की साजिश है। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जागरूक वोटर कोई है अगर वोट की कीमत को कोई जानता है, और ये वोट की कीमत का राइट्स आज नहीं है, ये तमाम जब आप देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले, हाँ, उनको लगता है ये सही है। बाबा साहब ने खुद ये कहा कि मैं आपको जो है इसको कि अगर आप 1935 के आसपास जो है ये संवैधानिक व्यवस्थाएं बढ़नी शुरू होगी, और बाबा साहब ने कहा कि भाई मैं वोट का अधिकार जो रखूँ, हालांकि दलितों को 2 वोट का अधिकार नहीं मिल पाया। वो किसी को भी नहीं है 2 वोट का अधिकार आज की डेट में, तो नहीं हुआ नहीं, अब किसी को नहीं, अब किसी को नहीं है। होना चाहिए। नहीं देखिए, एक बात आप मान कर चलेंगे कि कहीं ना कहीं पूना पैक्ट की जिस आशंका को लेकर के बाबा साहब ने विचार रखे, आज वो कहीं ना कहीं फलीभूत है। क्योंकि देखिए, आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि वो आरक्षित का मतलब है कि वो दलितों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। वो दलितों को कम रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पावर को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। सर, अभी तक 4 मैं लोगों से बात कर चुका हूं, और मैं 10 मिनट से अपना हाथ आपसे मिलाने के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि आपने 2 बहुत बढ़िया बात कही, एक लव एंड कोऑपरेशन, और दूसरी बात दलित चिंतन को लेकर पूना पैक्ट की जो आपने डबल वोट की जो बात कही है, वो दोनों बताता है कि आप जमीन से जुड़े हैं। जी हाँ, डबल वोट को लेकर, लो वोटिंग परसेंटेज को लेकर अब बात शुरू हो रही है। सर, लो वोटिंग परसेंटेज होने का क्या कारण है? मैंने सब लोगों से पूछा। ये लो वोटिंग परसेंट अगर 2019 को ही बेस ईयर मान लिया जाए, लो वोटिंग परसेंटेज है, क्या कारण हो सकता? नहीं देखिए, 2014 से पहले, देखिए हम राजनीति में रोज परिभाषाएं बदलती हैं, कल क्या होता है आज क्या होता है। 2014 से पहले अधिक मतदान को हम ये मान के चलते थे कि वो एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में पूरे भारतीय राजनीति के मानक और पूरे भारतीय राजनीति के आंकड़े चेंज हुए। 2014 के बाद में ये मान के चले कि अगर कम मतदान हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट है। पिछले 3 चुनाव में आप देखेंगे 2014 से पहले कम मतदान का मतलब सरकार के पक्ष में, लेकिन अब यह थोड़ी सी चेंज हुआ। मेरे हिसाब से मुझे जो लगा कि शायद बीजेपी का जो कट्टर से कट्टर वोटर है वो नीरस है, उसके भी कहीं ना कहीं कोने में से ये आवाज़ आती है कि कहीं ना कहीं ये सब ठीक नहीं हो रहा। बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के, झूठे वादों को लेकर के, जो भी वादे किए गए हैं वो सारे को लेकर के कहीं ना कहीं वो नीरस है, और वो उसकी नीरसता का ही शायद परिणाम है कि वो शायद वोटिंग कास्ट से थोड़ा अपने आप को बचाने की रखना, क्योंकि और पार्टी को वो वोट दे नहीं सकता और बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता, छोड़ नहीं सकता। गाजियाबाद में क्या स्थिति है सर? गाजियाबाद में देखिए, अगर चूंकि हालांकि पिछली बार आप देखेंगे कि बीजेपी एक बहुत बड़ी 5.5 लाख से ज्यादा से जीती थी। हाँ, लेकिन चूंकि बीजेपी ने वहाँ देखिए, वहाँ पे 4.5 लाख राजपूत जो क्षत्रिय मतदाता है, और वहाँ पे जो टिकट वीके सिंह का काटा है, इससे पहले राजनाथ सिंह, इससे पहले वीके सिंह, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि वहाँ के लोकल क्षत्रिय लोगों को लगता है कि यहाँ से रिप्रेजेंटेशन होगा। वहाँ ना आकर के बीएसपी ने वहाँ पे एक क्षत्रिय समाज के और पुराने विधायक को जो जिस तरीके का टिकट दिया है, अगर वो लोगों का जो वास्तव में ही क्षत्रिय अगर ये कह रहे थे कि वो बीजेपी से नाराजगी थी, या अगर वो मूवमेंट बनता है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ा खतरा होगा, और अगर वो मूवमेंट नहीं बन पाता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ तो बीजेपी को ही मिल रहा है। बागपत में सर, बागपत में चुनाव, चूंकि बागपत में जो चुनाव लड़ने वाले हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, मैं जिस कॉलेज में शिक्षक हूँ वो उसी कॉलेज में शिक्षक हैं,
पॉलिटिकली वो अलग हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से मुझे खुद ही अच्छा लगता है कि राजकुमार सांगवान जी पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ने वाले थे, मुझे पहली बार अच्छा लगा। और ये तमाम मेरठ के लोगों को अच्छा लगा कि भाई एक व्यक्ति जिसने जीवन भर ना कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज करी, वो युवा अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक एक ही दल के साथ रहा और बिना किसी लाभ लोभा उसको उनके जीवन में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का लाभ मिलेगा। लेकिन अंतिम स्थिति में जाकर के जो अमरपाल शर्मा चूंकि समाजवादी पार्टी के हैं और बीएसपी के चूंकि वहाँ गुजर कैंडिडेट हैं, अब ये तय होता है कि ये टिकट कितना कटता है। अगर हो सकता है, हालांकि उनकी सीट बहुत मजबूत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, बीजेपी के वाला ही है। हाँ, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है। अब वो चुनाव आसान नहीं है। हाँ, क्योंकि आप बीजेपी के लिए ना सपा के लिए, हाँ, दोनों के लिए कहीं भी वो आसान, मतलब एक कहीं ना, मैं इसलिए कहा था कि ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुजन समाज पार्टी की उपस्थिति में कहीं ना कहीं आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये फला सीट फला जीत जाएगा। इसलिए आपसे बात कर रहे हैं सर। जी 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 सर, मुजफ्फरनगर में देखिए तमाम लोग जो ये कह रहे हैं कि जो हरिंदर मलिक की जो बात करते हैं, शायद वहाँ लोग समझ नहीं पाए, उस ग्रिप को समझ नहीं पाए। अगर वो चुनाव थोड़ा सा डिफरेंट होता, क्योंकि देखिए लोग क्या करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर मुजफ्फरनगर में दलित मुस्लिम अगर एकीकरण हो जाता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बालियान की स्थिति भी कहीं ना कहीं जो बिखराव रहा, वो बिखराव आप उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह का आपने माहौल बनाया, आप बीजेपी के जाल में फंसे, बीजेपी के तमाम मीडिया में फंसे। समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं, मैं फिर ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव को कम और 2027 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। ये फिर सवाल रहेगा। कल ये दौर में बड़ी बात कही है। निश्चित रूप से देखिए, एक बात मैं आपको कहूंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अगर मुजफ्फरनगर में 1.5 लाख प्रजापति, वहाँ दलित है, वहाँ मुस्लिम है, अगर ये कॉम्बिनेशन बनता तो कभी भी वहाँ बीजेपी जीत नहीं सकती थी। आप एनालिसिस करेंगे 2004 के बाद में, जब परिणाम आएगा तमाम लोग तय करेंगे। बीजेपी अगर सत्ता में आती है, क्योंकि 2022 में भी यही गलती हुई है, अखिलेश यादव जी ने एक माहौल बनाया और मुस्लिम लोगों को इस तरह का एक माहौल तैयार करा कि आप बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट देंगे तो कहीं ना कहीं आपका वोट खराब जाएगा। वोट वो फिर भी खराब हुआ। आज अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी सत्ता में है तो कहीं ना कहीं ये अखिलेश जी की नाकामी है, राजनीतिक नाकामी है। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। कल अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छी खासी सीटों के ऊपर जीतती है, आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस होनी चाहिए। आप सहारनपुर क्यों हारे ये भी पता होगा, आप मुजफ्फरनगर क्यों हारे ये भी होगा। चुनाव आपका वहाँ भी बहुत मजबूत है, आपका कैराना में भी मजबूत है, चुनाव आपका वहाँ भी मजबूत है। कैराना में निकल रही है सीट सर। कैराना में तीनों लोग बहुत बढ़िया चुनाव लड़े हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर वो क्षत्रिय समाज का वास्तव में ही बीजेपी के प्रति अगर विद्रोह है तो परिणाम कुछ चेंज होंगे। अगर नहीं है तो फिर निश्चित रूप से आपके बराबर में बिजनौर में सर। देखिए, बिजनौर में चुनाव बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो है बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा। अकेला ऐसा चुनाव है जिसमें बीएसपी का नाम आ रहा है। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया चुनाव लड़े, बहुत शानदार चुनाव लड़े। फिर ही मैं कहता हूँ, लेकिन चंदन चौहान भी उतनी मजबूती नहीं, चंदन देखिए चूंकि वो पुराने भी वहां से एमपी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुनाव नहीं लड़े। चुनाव कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही चुनाव दिखाई दे रहा है। एडवांटेज किसे मिलेगी? एडवांटेज देखिए, आप एक बात मान के चलें कि जब पूरे देश में माहौल ही बीजेपी के खिलाफ है, उसका लाभ किसको मिल पाता है ये बात में तय होगा। जी। और नगीना बड़ी हॉट नगीना क्योंकि नया नेतृत्व दलित चिंतन के लिए तैयार है। नहीं, देखिए वो ये तो भविष्य तय होगा कब होगा, लेकिन वहाँ चुनाव कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा चुनाव लड़ी है, समाजवादी भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है, और ये आपका जो है चंद्रशेखर जी भी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं, और बीजेपी कहीं ना कहीं ये मिक्सिंग रहेगा। उसका परिणाम बिल्कुल ऐसा आपको दिखाई देगा कि अगर इतर रहेगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। जो भी जीतेगा बहुत कम वोटों के अंतर से जीतेगा। लगभग चंद्रशेखर जीत सकते हैं, संभावित है, हो सकता है कि उन्होंने चूंकि काफी लंबे समय से वो मेहनत कर रहे थे, और ये तय हो पाएगा कि वो कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन पाता है। सर इधर आ जाओ, जो सबसे बड़ी एकमात्र सीट थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी सहारनपुर, इस बार उसे रिपीट कर रहे हैं? नहीं, देखिए रिपीट कैसे कर रहे हैं, ये इस बार आ रही है आप देखिए समाजवादी पार्टी से पूछो। अगर बहुजन समाज पार्टी का वहाँ पिछली बार एमपी रहा, आप खुद वहाँ 1-2 मुस्लिम को लड़ाओगे तो ऐसी स्थिति में कौन जीत पाएगा? आप मुझे बताओ ना, कॉम्बिनेशन कैसे होगा?
तो आप तो बीजेपी को एडवांटेज दे रहे हो। नहीं देखिए, मैं बीजेपी का एडवांटेज नहीं दे रहा हूं। मैं फिर ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नाकामियां रही हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सवाल मैं किसी पे भी खड़ा करूंगा, सवाल आप मुझसे बीएसपी पे भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप राजनीति करते हैं तो कौन कैसे हारा है ये अभी हार जीत तय नहीं हुई है। लेकिन हम निश्चित रूप से बैठ करके इन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की दो जो चरण थे, उन चरण में बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। निश्चित रूप से इन दोनों चरणों में अगर पिछली बार का आप चुनाव देखेंगे तो बीजेपी यहीं घटी थी। अगर वो बीजेपी नहीं घटी है, बीजेपी को लाभ हुआ है, तो निश्चित रूप से गठबंधन इस बात को मंथन करेगा, सोचेगा। क्योंकि आपने लोगों से वादा यह किया है ना कि सर मुझे जिताओ, ऐसा नहीं किया ना। आपने कहा कि हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं। अगर आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं तो क्या आपकी लड़ाई बीजेपी को हटाने की थी, या आपको बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की थी, या उसके कैंडिडेट को हराने की कैंडिडेट? तो ये सब चीजें हैं सर, एनालिसिस तो रहेगा ही रहेगा। बुलंदशहर से भोला सिंह चूंकि वहां पे लोध एक बहुत बड़ा वोटर रहा, और मैं कई लोगों से मतलब इतर रहा, हालांकि वो बीजेपी की बहुत लंबे समय से सीट रही है, और हालांकि वहाँ जो जाटव मतदाता है, दलित मतदाता है, वो आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास है, उसमें कोई बिखराव नहीं है। लेकिन उस वोटर के साथ दूसरे लोग कितने जुड़ पाते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये भी आप मान के चलिए कि जहां रिजर्व सीटें होती हैं वहां बहुजन समाज पार्टी के जीतने की संभावना इसलिए कम होती है कि उसके मूल वोटर के साथ बाकी लोग ऐसे कैंडिडेट, वो देखिए रिजर्व आरक्षित सीटों पे तमाम जो दूसरे लोग हैं वो कमजोर दलित को चाहते हैं। वहाँ ताकतवर दलित कभी नहीं मिलना चाहिए, है ना। उनको ऐसा चाहिए। गांव में आप प्रधान के चुनाव देखेंगे, एक समाज, बिल्कुल, क्योंकि दलितों को रिप्रेजेंट करने वाला उनको, इसलिए यही तो मैं कहता हूँ कि पूना पैक्ट की नाकामी है, ये पूना पैक्ट की नाकामी है। इसलिए संयुक्त निर्वाचन की जगह कहीं ना कहीं पृथक निर्वाचन एक आवाज बननी चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। अब बीच चुनाव में बीएसपी की गाड़ी 5th गियर में चल रही थी, जबरदस्त चल रही थी, और मैं जो देख रहा था आकाश आनंद को सुनने के लिए एक बार उसी तरीके से भीड़ उमड़ रही थी जैसे अपने टाइम में मायावती जी को। अचानक ब्रेक लग गया। नहीं, ब्रेक तो लगता है। जब भी आप नई गाड़ी खरीदते हैं या जब भी कोई नया मॉडल निकालते हैं तो आप बहुत बार ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाते हैं इसलिए कि आपके ब्रेक काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप 20 पे ब्रेक लगाएंगे तो वो ब्रेक है, लेकिन अगर आप 80 पे लगाएंगे तो वो तो नुकसान होगा। देखिए मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में सबसे बेहतर अगर कोई सोच सकता है तो वो बहन जी सोच सकते हैं। बिल्कुल सही, निश्चित रूप से वो खड़ी करी है। अगर वो रिफाइंड लीडर है, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, अगर उन्होंने वास्तव में उनको पीछे किया है तो हो सकता है उनके भले के लिए ही कुछ किया। वो रिफाइंड चाहते हैं। देखिए एक बात आप मान के चलिए कि बहुजन समाज पार्टी का मतलब है कि आप दलितों को रिप्रेजेंट करने वाले, दलितों को संभालने वाले, दलितों को मूवमेंट देने वाले आप लीडर बनने जा रहे हैं। और अगर आप लीडर बनेंगे तो आप तथ्यात्मक भी होंगे, आपको कड़ी परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है कि ये आकाश आनंद की एक परीक्षा के रूप में ही हो, अब उनकी ट्रेनिंग शायद और हार्ड होगी। और डे बाई डे देखिए 2017 में अगर आप आकाश आनंद को देखेंगे और 2024 में अगर आकाश आनंद, तो वहाँ धरती आसमान का अंतर है। 17 से लेकर के पिछले 19 तक भी अगर देखेंगे वो 7 साल में जमीन आसमान का अंतर है। उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई। सर आप जैसे चिंतकों की बीएसपी में डिस्कशन होता है मायावती जी से? नहीं, देखिए एक मिथ है, देखिए लोग जानना चाहिए, दलितों को जानना चाहिए कि आप जैसे, क्योंकि मैं आपसे जिस तरीके से यहाँ पे चिंतन कर रहा हूँ ये कोई ऐसा ही नहीं है कि चलते वलते से कर लिया। आपने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी है, चाहे वो राम के युग की बात रखी हो, चाहे वो पूना पैक्ट की। क्या ऐसे लोगों की बीएसपी में मायावती जी के सामने सुनवाई है, या वो ही लोग जो एक स्कूटर पे घूमते थे अब सफारी पे घूमते हैं उनकी सुनवाई है? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए मैं एक शिक्षक भी हूँ, और शिक्षक होने के साथ बेसिकली मैं यहाँ मीडिया या तमाम लोगों को, मुझे ऐसा लगता था कि चूंकि ये वोकल पावर, एक दलित के पास वोकल पावर कम होती है, वो अपनी बात को उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। हमको ये लगता था कि दलितों का एक सही पक्ष भी कहीं ना कहीं मीडिया के रूप में जाए। हालांकि मैं बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, उसका पदाधिकारी भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसका वोटर हूँ। हाँ, बचपन से लेकर के आज तक मैंने अपने परिवार में अगर कोई देखा है तो वोट में बहुजन समाज पार्टी को ही देता है। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अगर मैंने लगभग तमाम, चलिए अगर मैं आपको बता ही रहा हूँ कि 2012 से लेकर के 2024 तक लगभग 10,000 डिबेट मैंने की होंगी। एक दिन में तमाम डिबेट की हूँ। बहन जी ने कभी मना भी नहीं किया है। क्योंकि आप ये देखेंगे बहुजन समाज पार्टी में अगर आप बिना परमिशन के बोल नहीं सकते,
मैं पदाधिकारी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं गारे वगारे उस पार्टी का पक्ष रखा। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी उसके कार्यकर्ता ने नहीं कहा, तमाम लोग, तमाम उसके पदाधिकारी लोग मिलते हैं, तमाम समाज के लोग बाग मिलते हैं। पॉलिटिकल मंचों पर कम जाता हूँ, सामाजिक मंचों पर तमाम लोगों से बात होती है, हारी बीमारी में बात होती है, शादियों में बात होती है, तो तमाम लोगों को बहुत अच्छा आपको रोका नहीं बोलते? कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका, बिल्कुल नहीं, अच्छे से रहा। और यही इसी का परिणाम रहा कि शायद हमने अपनी बात को और उस पार्टी को हमने शायद अच्छे तरीके से, जो भी हम उसके बारे में पहला सोच सकते थे, क्योंकि हमारे लिए उम्मीद है, वो हमारे लिए वो मूवमेंट है, हमारे लिए वो ताकत है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें सत्ता नहीं चाहिए। देखिए, मैं मान्यवर काशीराम जी के इन विचारों के साथ साथ हूँ कि विचार अगर जिंदा है तो विचार मर गया तो सब खत्म। अगर विचार जिंदा है तो सत्ता आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर विचार ही मर गया तो सत्ता आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए, बड़ी खूबसूरती से आपने जवाब दिया। 80 में से कितनी सीटें मिल रही हैं बीजेपी को? बीएसपी को नहीं पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, अभी आप ये नहीं कह सकते। फिर भी पुराना रिकॉर्ड 62 वाला रिपीट करेंगे या उससे नीचे? नहीं, नीचे तो जाएंगे। आप देखिए, एक बात आप मान के चलिए कि अगर ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर आप वो 450 आप छोड़िए, वो 550 छोड़िए, 400 भी छोड़िए, उनका कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुमत पाने की जो इच्छा है या बहुमत पाने की जो ताकत है, वो बीजेपी यही लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के एक एक सीट के ऊपर वो लड़ना चाहती है, एक एक वोट की, एक एक वोट। देखिए, आप ये देखेंगे, देखिए अभी आप जौनपुर की अगर सीट देखेंगे तो तमाम मीडिया ने क्या कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट काट दिया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी के जो घनश्याम खरवार हैं, उनसे मेरी भी खुद बात हुई है। उन्होंने क्या कहा कि वो आदमी जो है, जिस दिन जेल से बाहर आए उसके बाद में उनके ऊपर तमाम बीजेपी ने दबाव डाल दिया, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। रात को 11 बजे बहुजन समाज पार्टी ने अपना इन्हीं तरीके की बातों से जो दलितों का विचार विमर्श है ना, वो भटका दिया जाता है। जी। ये भटका दिया, इसलिए मैं अपने सवालों में ऐसे सवाल बहुत कम शामिल करता हूँ। अब मुझे एक बात और बताइए सर, 2024 के चुनाव के बाद आप, क्योंकि बीएसपी के कर्मठ चिंतक रहे हैं, कहां देख रहे हैं बीएसपी की पोजीशन? सरकार बनाने में उनका रोल होगा या नहीं होगा अगर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो? नहीं, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक ताकत है। बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी कोई राष्ट्रीय दल नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। उसकी ताकत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसकी ताकत मध्य प्रदेश में है, उसकी ताकत कहाँ नहीं है, महाराष्ट्र में है। आपको शायद कभी आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में आप इस बात को लेकर के बहुत भौचक्के रह जाएंगे कि जैसा प्रचार प्रसार बहुजन समाज पार्टी का है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, आपका केरल में चले जाओगे, पूरा का पूरा आप देखेंगे, अरे बहुजन समाज पार्टी यहाँ भी है। तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में है। और एक सीट भी ले आती तो आज जो क्राइसिस है बहुजन समाज पार्टी के सामने, सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि अपनी जो ये उनको मान्यता मिली है राष्ट्रीय दल की, उसे बचाना इस चुनाव में। ये सबसे निश्चित हो, देखिए वो इसलिए चुनाव लड़ेंगे ना, वो एक राष्ट्रीय दल है, उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, और उसकी साख बचाना भी जरूरी है। देखिए, कहना बड़ा आसान है कि बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन क्यों नहीं कहा, लेकिन लोग ये भी तो सोचेंगे ना कि जब गठबंधन की पहली बैठक हुई तो अखिलेश जी बाहर आते हैं और अखिलेश जी की पहली पीसी ये है कि मैं ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनूंगा कि जहां बहुजन समाज पार्टी होगी तो ऐसे ऐसे आप गठबंधन करेंगे। अगर कांग्रेस गठबंधन करना चाहती थी, पहले गठबंधन में मुझे वो सीन भी याद है जब सोनिया गांधी मायावती जी का हाथ पकड़कर ऊपर उठा, निश्चित वो कर्नाटक में वो पिक्चर है, इसमें कहीं देखिए सोनिया गांधी जी बहन जी के बहुत अच्छे संबंध है, पॉलिटिकली बहुत अच्छे हैं सभी लोगों से। 2024 में काम आएंगे। आप देखिए, मेरी बात एक बात आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने पहले दिन से ये वादा किया है कि हम बीजेपी को सत्ता में हटाने के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये आरोप नहीं लगना चाहिए। गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन साथ में बहुजन समाज पार्टी ने तमाम मंचों से ये कहा कि हम अपनी जो हमारी भूमिका है, वो भूमिका ये है कि हम ये चाहते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता से हटे। अब आप उसको समर्थन अंदर से देंगे, शामिल होकर देंगे, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। एक सवाल मैंने योगेश वर्मा जी से भी पूछा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से भी पूछा, और आपसे पूछना इसलिए बनता है क्योंकि आप शिक्षाविद हैं। अप्रैल में जो आंदोलन हुआ था मेरठ में, उसमें बहुत सारे दलित बच्चों के ऊपर कानूनी केस लग गए थे, वो मारे फिर रहे हैं, उनके पास पैसों की कमी है। मैंने योगेश वर्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा लीगल सेल बनाएंगे अगर जीत जाते हैं, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो भी केस का पेपर लेके आएगा मैं उस दलित बच्चे के साथ खड़ा हूँ। उन दलित बच्चों ने जिन्होंने आंदोलन में थे भी नहीं, घर से उठा लिया,
उनके लिए आप एज दलित चिंतक क्या एडवाइस उन दलित युवकों को देना चाहिए? देखो इन कैसे वो कानून का फायदा उठाएं? देखिए, वो चोरी नहीं है, वो डकैती नहीं है, वो रेप नहीं है, वो कोई घटना नहीं है, वो एक आंदोलन था। आंदोलन है, और राजनीतिक इसे घटना है। आप अब वो एक आंदोलन है, वो एक पॉलिटिकल नहीं, एक सामाजिक आंदोलन है। आपने आज़ादी ली है ना, आंदोलन से ली है ना, मुकदमे आप पे दर्ज नहीं हुए ना। सरकार को भी ये जिम्मेदारी है, ये इसमें सुनिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो या कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ वकील बनाने की जरूरत नहीं है या आईटी सेल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बीजेपी चाहती है दलितों की तरफ या दलित उसको देखे और वास्तव में दलितों से प्रेम करना चाहती है, तो योगी जी की सरकार है, उसे मुकदमे माफ करने चाहिए। बाकायदा योगी जी ने सरकार के अंदर खड़े होकर के मंच से ये कहा कि मैं दलितों के युवाओं के ऊपर से ये मुकदमे वापस लूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद भी, अभी तक अगर मुकदमे नहीं लिए हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो सोच है वो दलितों के प्रति बहुत बेहतर नहीं है। उनको आप उसी रूप में देखना चाहते हैं, उनको आप पर्दादी करना चाहते हैं, उनको आप जेलों में ही डालना चाहते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं भटकाना ही चाहते हैं। आंदोलन इस देश में हुए हैं, बीजेपी ने भी आंदोलन करे हैं, राम मंदिर का भी आंदोलन हुआ है, तो ये चूंकि आंदोलन करना कोई बुरी बात तो है नहीं। 2 अप्रैल का आंदोलन किसी कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, वो एक सामाजिक लाभ के लिए था। और वो सामाजिक लाभ के लिए इसलिए भी था कि जब केंद्र सरकार उस 2 अप्रैल को सच मान करके अगर संविधान के अंदर परिवर्तन कर सकती है, तो क्या उस आंदोलन में शामिल होने वाले लोग जो योगी जी की सरकार है, क्या उनको मुकदमे वापस नहीं लेने चाहिए? अगर वो सच थे तभी तो आपने संवैधानिक चेंज किया है ना। अगर वो गलत थे तो आप ना करते चेंज। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दों को भटकाना एक नजरिया है। और अखिलेश जी आज कह रहे हैं दलितों को, अरे आपने संविधान आपका, चलिए मतलब वो चीजें हम नहीं चाहते। फिलहाल लड़ाई जो है समाजवादी नहीं है। अब लास्ट सवाल, जी। वो जो दलित युवक अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप फिजिक्स के लेक्चरर होने के नाते, प्रोफेसर होने के नाते, उन सब बच्चों को, जो दलितों के बच्चे हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और रात को पढ़ते हैं, उनके लिए क्या मूल मंत्र देना चाहिए? देखिए, मेरा एक बात है सर, जितना मैंने देखा है, मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन आया है, मेरे लिए सबसे पवित्र किताब अगर कोई है तो वो कहीं ना कहीं संविधान है। और अगर कोई शख्सियत है तो वो बाबा साहब हैं। और एजुकेशन मेरे जीवन में सबसे बड़ा लाभकारी बना है। एक दलित आदमी के जीवन में एजुकेशन से बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। आपके पिताजी क्या करते थे? वो मजदूरी थे। देखिए, मैं अनस्किल्ड लेबर, एक अनस्किल्ड लेबर आदमी, मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मुझको यहाँ प्रोफेसर बनना है। मैं कोई प्रोफेसर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था। मैं तो एक आम आदमी बनने के लिए पैदा हुआ था। हो सकता कि अनस्किल्ड लेबर होता, हो सकता कहीं मजदूर होता, लेकिन शायद मौका मिला और बाबा साहब ने हमको पढ़ाई का मौका मिला, कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिला या आरक्षण मिला, संविधान के नौकरी, हर चीज मिली। वो बच्चे क्या करें? मेरे हिसाब से देखिए, मैं ये बात कहूंगा कि तमाम जो यूथ है, जो दलितों के यूथ है, उनको लगभग 25 साल तक अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सामाजिक रूप से काम करने की, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत अवेयरनेस हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई छोड़ करके आप दलित मूवमेंट चलाएं, अपनी पढ़ाई छोड़ करके आप पॉलिटिकल मूवमेंट चलाएं। ऐसे विचार के साथ मैं कभी नहीं खड़ा हो सकता। पहले वो इस सक्षम बने, अपनी एजुकेशन पूरी करें, अपनी व्यवस्था तय करें, इस देश में जो नौकरियां हैं, जो व्यवसाय हैं, उसमें अपनी हिस्सेदारी तय करें। आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। जब वो आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे, तब आप पे बैक टू सोसाइटी, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है पे बैक टू सोसाइटी, जो आप कमा रहे हैं उस कमाई का 5% हिस्सा अगर आप दलित समाज को मौका देंगे, हो सकता है कि आपके उस हिस्से से कोई दूसरा आदमी आगे बढ़ जाए। तो मेरा कहना यह है कि ये रोज आज आप 18 साल का यूथ जिसको पढ़ाई करनी चाहिए, वो सीधा किसी मूवमेंट का हिस्सा बन जाए, किसी आंदोलन का हिस्सा बन जाए, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। 25 साल तक उसको कहीं ना कहीं एजुकेशन लेनी चाहिए और उसको अपने जीवन में जो बनना है ये तय करना है। जब वो कुछ बन जाए, फिर उसको दलित मूवमेंट का हिस्सा बने, वो पॉलिटिकल बने या सामाजिक बने। जी सर, दूसरी बार हाथ मिला रहा हूँ सर। और ये सिर्फ, जी हाँ, आप जात पात की बात कर लें, और जो जात पात की बात करते हैं वो ईश्वर को सबसे ज़्यादा बुरा कहते हैं। मेरा मानना यह है, क्योंकि हम सब एक ही जगह से आए हैं, हम सबको एक ही जगह जाना है, और हमको वहाँ जाने के लिए सक्षम बनाती है विद्या और अंबेडकर जी जैसे विचार। तो इन विचारों को जो सतीश जी ने आपको कहे, दलित यूथ ज़रूर समझेगा। और दलित यूथ ही नहीं, हर वो यूथ समझे जो इस समय कहीं ना कहीं झंडा उठाकर पार्टी विशेष का उठ कर जा रहा है, उनके लिए भी यही बात है कि पहले सक्षम बनो, फिर चेंज करो। लेकिन आज के इस डिस्कशन में
तीन बातें मेरे दिल को छू गई। एक, लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन को आप किसी भी तरीके से डिफाइन करिए, उसका सेंस बदलने वाला नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पहले खुद कामयाब बनो फिर आंदोलन करो। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो बहुत ही ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर राजनीतिक विश्लेषक बनना है तो पहले उस पार्टी की नीतियां समझो, उस नीतियों से कितना प्रभावित हो रहा है गरीब आदमी, ये समझो। एक बात जो सतीश जी ने कही, वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि 5 किलो अनाज के लिए चाहे दलित हो चाहे गरीब हो, वो अपनी वोट कभी नहीं बेचने का। जी, ये चुनावी विश्लेषण कैसा लगा, और इस चुनावी विश्लेषण में आपको कुछ सीख मिली या नहीं मिली, हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, 4 जून से पहले सोशल मीडिया पर आइडियोलॉजी को लेकर कहीं किसी तरीके की भिड़ंत मत कीजिएगा, बैटिंग मत करिएगा। 4 जून को सबसे तेज नतीजे आपके सिटी हलचल पर होंगे। हमारी टीम पूरी वहीं पर होगी और आपको पल पल की खबर देगी। सतीश जी, एक बार फिर से स्वागत है जी। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय है, वहाँ पर संजय जूनियर है, और मैं हूँ के। जी हाँ, ये चुनावी विश्लेषण है जिसमें अरुण गोविल जी को ज़रा सोचना पड़ेगा कि जो उन्होंने यहाँ पर संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर जो बयान दिया है, उससे दलित जुड़े हैं या कटे हैं। मिलते हैं अगले चुनावी विश्लेषण में। चुनावी विश्लेषण था। चुनावी विश्लेषण में उन्होंने बीएसपी की विचारधारा से इतर साफ तौर पर हमको बताया कि बागपत में राजकुमार सांगवान की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, संजीव बालियान की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ बिजनौर का चुनाव कांटे वाला है, और नगीना में भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मिलेगी। मेरठ के लिए वो थोड़े से बचते नज़र आए, फिर भी इनडायरेक्ट वे में हमने सवाल पूछ लिया जो आपने देखा है। लेकिन इसमें मैंने 2 बार हाथ मिलाया, आपने देखा ना, 2 बार हाथ मिलाया, और वो हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि ज्ञान ना किसी की जागीर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। जो पढ़ता है उसे मिलता है, जो गुनता है उसे प्रैक्टिस में उतारता है। और अगर कोई आज की डेट में ये व्यक्ति कह रहा है कि ज्ञान एक विशेष वर्ग की बपौती है, तो शायद वो उस दौर में जी रहा है जिस दौर में हम बात करने के लिए आज़ाद भी नहीं थे। जी हाँ, यहाँ पर सतीश प्रकाश की 2 बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई। एक, लव और अफेक्शन वाली बात। जी हाँ, राहुल गांधी ने उसे मोहब्बत की दुकान की तरह कहा है। दूसरी तरफ इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। लव और अफेक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप किसी के लिए स्नेह नहीं रखेंगे, प्यार नहीं रखेंगे, तब तक आप उसके लिए त्याग नहीं कर सकते। ये गांधी जी ने भी बताया, ये अंबेडकर जी ने भी बताया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने दलित युवाओं से कही है साफ तौर पर कि 18 से 25 तक अपने आप को इतने सक्षम करो कि आपका कोई शोषण नहीं कर पाए। मैं दलित युवाओं का ब्रैकेट थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ। ये हर उस युवा के लिए है जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाता है, और जब उसकी उम्र निकल जाती है वो चौराहे पर खड़ा होकर सिर्फ देखता रहता है कि इस नेता के पीछे लगूं या उस नेता के पीछे लगूं, इस ऑफिस जाऊं या उस ऑफिस जाऊं, क्योंकि मौका तो हाथ से निकल चुका है। तो इस इंटरव्यू में, निष्पक्ष चुनावी विश्लेषण में, 2 बातें तो हर किसी को अपने मन में, अपनी गांठ में बांधनी चाहिए। पहली बात, प्यार से बहुत सारे काम निमट जाते हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़िए, लिखिए और सक्षम बनिए। अगले चुनावी विश्लेषण में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे लो वोटिंग परसेंटेज का कारण क्या था। जी हाँ, प्रोग्राम पसंद आ रहा है ना। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय हैं, बड़े वाले संजय, कैमरे के साथ है संजय जूनियर, जो इसको खूबसूरती से आपके सामने रखते हैं। मैं तो हुई के। जी हाँ, अगले चुनावी विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी अलग मुद्दों पर, लेकिन चुनावी विश्लेषण जारी रहेगा।